नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सीआरपीएफ टीम पर आतंकियों ने हमला किया है। हमले में एक जवान घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि शोपियां जिला के एक इलाके में आतंकियों ने अचानक सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। टोक्यो ओलंपिक में देश के नाम सोना चांदी कांस्य जीतकर लौटे खेल वीरों का सोमवार को दिल्ली में भव्य स्वागत हुआ। यहां से पदक वीर सीधे अशोका होटल पहुंचे, जहां उन्हें खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सम्मानित किया। इस दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू ने सभी विजेता खिलाड़ियों को पुष्प और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही विदेशी कोच को भी सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में सबसे पहले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांस्य पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि फिजियो से उन्होंने कहा था कि लास्ट बाउट है, घुटना टूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, रेस्ट कर लेंगे। टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग में कांस्य जीतने वाली लवलीना को भी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेरिस ओलंपिक में वो भारत के लिए स्वर्ण जीतने की पूरी कोशिश करेंगी। हॉकी में 41 साल का सूखा खत्म करने वाली पुरुष हॉकी टीम को सोमवार को खेल मंत्री ने सम्मानित किया। इस दौरान पुरुष हॉकी टीम के कोच को भी सम्मानित किया। बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को कांस्य पदक मिला है। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत के वतन लौटे रेसलर रवि धैया को भी खेल मंत्री ने सम्मानित किया। गौरतलब है कि रवि धैया के करियर की शुरुआत अच्छी नहीं थी, क्योंकि उन्हें आयरन डेफिशिएंसी थी, लेकिन कई उतार चढ़ावों के बाद उन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने सम्मानित किया। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने मंच पर आकर सबसे पहले अपना मेडल दिखाया और कहा कि उस दिन से मैं मेडल जेब में रखकर घूम रहा हूं, आज भी उसे दिखाना चाहता हूं। ये मेरा मेडल नहीं, पूरे देश का मेडल है। ओलंपिक मेडल विजेता खिलाड़ियों के सम्मान समारोह से पहले भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने अशोका होटल में केक काटकर जश्न मनाया। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने के बाद सोमवार को भारत के चैंपियन स्वदेश लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ा और भारत माता की जय के नारे के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट के बाहर ओलंपिक विजेताओं के इंतजार में प्रशंसक जश्न मनाते दिखे। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों के स्वागत के लिए खेल मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे थे। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के बाद सभी खिलाड़ी वतन लौट आए हैं। इस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन दमदार रहा है। भारत के खाते में कुल 7 मेडल आए हैं। कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहलवान बजरंग पुनिया को भी प्रशंसकों ने कंधे पर उठाया। इस दौरान उन्होंने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद देश लौटे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। नीरज चोपड़ा को प्रशंसकों ने कंधे पर उठाया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों का धन्यवाद भी किया। नीरज चोपड़ा के एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर नीरज चोपड़ा तुम पर गर्व है और भारत माता की जय के नारों के साथ उनका स्वागत किया गया। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर वापस लौटे रवि धैया का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। रवि धैया के स्वागत के लिए उनके समर्थक और परिवार वाले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहीं टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद सोमवार देर रात पहलवान बजरंग पुनिया अपने घर पहुंचे। इस दौरान उनकी मां ने तिलक लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया और बजरंग पुनिया को घी से बना चूरमा खिलाया।
ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद मेडल लेकर अपने घर पहुंचे पहलवान बजरंग पूनिया के स्वागत में पूरा गांव जश्न मनाता दिखाई दिया। इस दौरान बजरंग पूनिया ने अपनी मां को अपना मेडल पहनाया। इस दौरान बजरंग पूनिया ने बताया कि अब वो आगे होने वाले कुश्ती मुकाबलों के लिए तैयारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 9वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत हर किसान के खाते में 2000 रुपए भेजे जाएंगे। प्रधानमंत्री ने 9.75 करोड़ किसानों के खाते में 19,500 करोड़ रुपए की राशि भेजी है। इस योजना के जरिए अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि किसान परिवारों को भेजी जा चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि अब देश की कृषि नीतियों में छोटे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 1,60 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश जब आजादी के 100 साल पूरे करेगा यानी 2047 में, तब भारत की स्थिति क्या होगी ये तय करने में हमारी खेती, हमारे किसानों की भूमिका बहुत बड़ी होगी। रेवाड़ी पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बेरोजगारी के मामले को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र ने कहा कि 7 सालों में प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया गया है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले 2 भर्तियां निकालकर सरकार ने वाहवाही लूटी, उसके बाद ऐसी कोई भर्ती नहीं रही जो रद्द होने की वजह से चर्चाओं में ना हो। उन्होंने कहा अभी तक 35 भर्तियां रद्द हो चुकी है। तो वहीं किसानों के मुद्दे को लेकर दीपेंद्र ने कहा कि सरकार किसानों को नजरअंदाज कर रही है। सरकार को किसानों से दोबारा बातचीत शुरू करनी चाहिए। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने हल्के के गिगनाऊ, झांझराबौंस, बसेरीवास गांव का दौरा किया और जल भराव से नष्ट हुई फसलों का जायजा लिया। साथ ही मंत्री ने नहर विभाग के माइक्रो इरिगेशन द्वारा जोड़ों में पानी भरने के तालाबों की स्कीम का निरीक्षण भी किया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान ज्यादा से ज्यादा माइक्रो इरिगेशन अपनाएं, धीरे धीरे पानी खत्म होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पानी का रिचार्ज जरूरी है। पानी खत्म हो गया है तो अगली पीढ़ी के लिए हम क्या जवाब देंगे। अब जितना रिचार्ज हो सके उतना ज्यादा करें। कृषि मंत्री ने कहा अब की बार सब्जियों को भी बीमा पॉलिसी में शामिल किया गया है। तो वहीं उन्होंने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा पिछले 6-7 सालों में कांग्रेस पार्टी बेरोजगार हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में बेईमानी, जालसाजी और धोखाधड़ी का पर्ची तंत्र चल रहा है। उन्होंने 3 मांग करते हुए कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को फौरन बर्खास्त किया जाए। फरीदाबाद के लघु सचिवालय में भी कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर सवाल उठाए। कुमारी शैलजा ने कहा अगर बीजेपी के दिल में तिरंगा है तो वो संघ के हेडक्वार्टर नागपुर में तिरंगा फहराकर दिखाएं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पेपर लीक, कोरोना वायरस समेत कई मामलों को लेकर भी सरकार को घेरा। सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के नेतृत्व में सोमवार को 3 कृषि कानून, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इस मौके पर कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जो पेपर सरकार लेती है वो लीक हो जाता है। उन्होंने कहा कि 100 किलोमीटर दूर बेरोजगार पेपर देने के लिए जाते हैं और मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। नगर निगम के मेयर निखिल मदान ने बताया कि प्रदेश में दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जा रही है। बेरोजगारी काफी बढ़ चुकी है और महंगाई ने लोगों का जीना दूभर कर दिया। इसलिए सरकार की तानाशाही को लेकर प्रदर्शन किया गया।
यमुनानगर में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगाधरी अनाज मंडी गेट पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व डिप्टी स्पीकर अकरम खान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो वादे जनता से किए थे, सरकार उन सभी वादों पर विफल साबित हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई बार पेपर लीक हो चुके हैं। सरकार की नीतियां स्पष्ट नहीं है। बेरोजगारी का पूरा प्रदेश में हाल ये है कि जब तक बच्चे पेपर देने के लिए पहुंचते हैं, उससे पहले ही पेपर लीक हो जाता है। सरकार बिल्कुल नकारी है और इस सरकार को ये गद्दी छोड़ देनी चाहिए। पेगासस जासूसी कांड और किसान आंदोलन से केंद्र सरकार की नजरअंदाज के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार तो नहीं दे सकती, लेकिन उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले कोचिंग पर खर्चा होता था, उसके बाद पैसे लेकर पेपर लीक कर दिया जाता है। महंगाई, पेगासस और बीते दिनों पेपर लीक के कारण रद्द की गई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के मामले को लेकर कांग्रेस ने फतेहाबाद में प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक बलवान दौलतपुरिया ने कहा कि आज के दिन ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने कहा कि क्योंकि अंग्रेजों ने भारतवासियों को बुरी तरह से प्रताड़ित कर दिया था, आज भी प्रदेश में वही हालत है। भाजपा से जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठी है। करनाल में भी सोमवार को कांग्रेस की तरफ से बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, जासूसी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया, लेकिन इस रोष प्रदर्शन में कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तस्वीर पोस्टर में कम नजर नहीं आई, जिसके चलते हुड्डा समर्थक कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। वहीं इस सवाल पर कांग्रेस विधायक ने कहा कि यह पोस्टर एआईसीसी से बनकर आया है, हमने नहीं बनवाया। गोहाना में भी कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने गैस के बढ़ते दामों को लेकर बैलगाड़ी पर गैस सिलेंडर उल्टा कर लकड़ी का चूल्हा जलाकर प्रदर्शन किया। विधायक जगबीर मलिक ने कहा कि भ्रष्टाचार और घोटाले की लिस्ट बहुत लंबी है। किसान 8 महीने से 3 कृषि कानूनों के विरोध में बैठे हुए हैं। बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले जो वायदे किए थे, वो एक भी पूरा नहीं किया। पंचकुला में सोमवार को प्रदेश युवा कांग्रेस ने कर्मचारी चयन आयोग के मुख्यालय का घेराव किया। दरअसल पुरुष कांस्टेबल भर्ती प्रश्न पत्र लीक मामले में घेराव किया गया, जिसको लेकर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों ने बैरिकेड्स को तोड़कर मुख्यालय का घेराव किया। एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा की अध्यक्षता में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार और आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। जुलाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से सोमवार को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लेकर पैदल बाजार से निकले और शहीदों को याद किया। इस तिरंगा यात्रा को बीजेपी जिला अध्यक्ष राजू मोर ने हरी झंडी दिखाई। बीजेपी जिला अध्यक्ष राजू मोर ने कहा कि जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको नमन करने के लिए बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली है। उधर बावल में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा का आरंभ हुआ। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अगुवाई में निकाली गई तिरंगा यात्रा में हजारों लोग पूरे जोश के साथ शामिल हुए। इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि आज उन वीर सैनिकों को भी सलाम करने का अवसर है, जो वीर सैनिक सीमाओं पर हमारी रक्षा करने के लिए -40 डिग्री टेम्परेचर में दिन रात पहरा देते हैं। वहीं उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष का काम आरोप लगाना है। पिछले 7 वर्षों में जितनी नौकरियां बीजेपी सरकार ने दी है, कांग्रेस ने कभी नहीं दी। बड़ौदा के गांव रूखी से सोमवार को बीजेपी की तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई है। तिरंगा यात्रा रूखी से महारा गांव होती हुई गोहाना के शहीद चौक पर पहुंची, जहां तिरंगा यात्रा का समापन किया गया।
इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि तिरंगा यात्रा से हमारी सेनाओं का मनोबल बढ़ेगा, जिससे देश को नई मजबूती मिलेगी। हर क्षेत्र में तिरंगा यात्रा का खुले दिल से स्वागत किया जा रहा है, जिसे लेकर आम जनता में उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। झज्जर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने तिरंगा यात्रा निकाले। इस दौरान यात्रा में शामिल हुए लोगों ने देशभक्ति के गीत अपने ट्रैक्टरों में बजाए और भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि तिरंगा यात्रा कर हर जगह बहुत अच्छा स्वागत किया जा रहा है। हमें अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें याद करना चाहिए। वहीं सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि बीजेपी ने जो शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा शुरू की है, वो बहुत ही भव्य तरीके से पूरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में निकाली गई है। HSIDC वेलफेयर एसोसिएशन ने सोमवार को कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यालय में जाने वाले मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया और अधिकारियों को भी प्रवेश नहीं करने दिया। फैक्ट्री संचालकों ने इंडस्ट्रियल एरिया की दुर्दशा और एनहांसमेंट के विरोध में नारेबाजी की। HSIDC वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि ने बताया कि एनहांसमेंट राशि को लेकर उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। एक तरफ सरकार इंडस्ट्रीज लगाने के लिए सुविधाएं देने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ फैक्ट्री संचालकों को 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भरने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पलवल जिला सिविल अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों ने मासिक वेतन की मांग को लेकर सांकेतिक हड़ताल की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरब कर्मचारी संघ के जिला प्रधान राजेश शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, जिसके चलते उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। कर्मचारियों ने कोरोना काल के दौरान कोरोना योद्धा के तौर पर अपनी सेवाएं दी है। वही कर्मचारियों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं की गई तो CHC, PHC में कार्यरत कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। करनाल में सीटू और सरब कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से जुड़े कर्मचारियों ने 3 कृषि कानून, बढ़ती महंगाई समेत कई लंबित पड़ी मांगों को लेकर जिला सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल होने पहुंची आंगनबाड़ी वर्कर्स महिलाओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 किसान विरोधी जो कृषि कानून लागू किए हैं, उसे सरकार तुरंत रद्द करे। इस दौरान वर्दी भत्ता समेत अपनी मांगों को लेकर देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बढ़ती महंगाई के विरोध में आशा वर्कर और सरब कर्मचारी संघ ने फरीदाबाद के जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारी नेता बालकृष्ण ने कहा कि जिला उपायुक्त के जरिए से एक ज्ञापन सीएम और केंद्र सरकार को भेजा था, जिसमें लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई को कम करने की मांग की गई थी। सिरसा के बरनाला रोड स्थित बिजली घर में सोमवार दोपहर को सरब कर्मचारी संघ, किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन और CITU ने भारत बचाओ दिवस मनाया। कर्मचारियों से धरना दे रहे अन्य संगठनों के सदस्यों ने मांग की है कि 3 कृषि कानून रद्द हो, चारों लेबर कोड और बिजली बिल 2021 रद्द हो, विभागों में स्थायी भर्तियां हो, न्यूनतम वेतन 24,000 दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। इससे पूर्व सरब कर्मचारी संघ की रेलवे पार्क में बैठक भी हुई थी। रोहतक में 31 जुलाई को हुए बम ब्लास्ट मामले में रोहतक पुलिस ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मामले में जल्द ही बड़ा खुलासा होगा। ADGP संदीप खरवार ने यह भी कहा कि मामले में बड़ी लीड मिली है जो आरोपियों तक पहुंच सकती है। हालांकि ADGP ने ब्लास्ट मामले में मीडिया के सामने तथ्यों का खुलासा करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले में जांच एजेंसियों का सहारा लिया गया है और जल्द ही खुलासा होने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि 31 जुलाई को सुबह सुबह रोहतक के IMT इलाके में एक ब्लास्ट हुआ था और एक व्यक्ति घायल भी हुआ था। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA भी जांच करने पहुंची थी। इस मौके पर ADGP संदीप खिरवार ने कोरोना काल में बेहतर काम करने वाले डॉक्टरों को सम्मानित किया। सिरसा से पहली बार गुरुग्राम के लिए हरियाणा एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है। यह ट्रेन सिरसा से हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, गुरुग्राम होते हुए दिल्ली जाएगी। इससे सिरसा सीधे तौर पर हरियाणा के कॉर्पोरेट कैपिटल कहे जाने वाले शहर गुरुग्राम से जुड़ गया है। यह ट्रेन सोमवार को सुबह करीब 3 बजे रवाना हुई थी। वहीं इससे पहले रविवार को देर शाम सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल ने हरियाणा एक्सप्रेस रेलगाड़ी को दिल्ली के तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर सिरसा के लिए रवाना किया था। इस ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों में खुशी की लहर है। वहीं रेल यात्रियों ने ट्रेन शुरू होने के बाद सिरसा की सांसद और रेल मंत्री का आभार जताया। अंबाला के नारायणगढ़ तहसील के फतेहपुर गांव का एक परिवार पिछले 1 दशक से नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। परिवार में एक बुजुर्ग महिला है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। बताया जाता है कि जिस युवक सरबजीत को जंजीरों से बांध कर रखा है उसकी दिमागी हालत 10-12 साल पहले बिगड़ गई थी। उसने परिवार के सदस्यों से मारपीट की थी। इसके बाद मां ने मजबूरी में बेटे के पांव में जंजीरें बांध दी थी। सरबजीत का इलाज पैसों की कमी के चलते ना हो सका। मां दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है। सरबजीत के पिता की मौत सालों पहले हो चुकी थी, इसलिए किसी ने इलाज की जहमत भी नहीं उठाई। अब गांव के सरपंच की मदद से सरबजीत को रेस्क्यू किया गया है। साथ ही इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया ताकि वो जल्द स्वस्थ होकर पूरे परिवार को संभाल सके। जाखल के रेलवे परिसर में बीती रात कोई अज्ञात व्यक्ति एक चोटिल 60 साल के बुजुर्ग महिला को छोड़कर चले गए। सूचना मिलने पर GRPA जाखल इंचार्ज और समाज सेवी संस्थाओं के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। चोटिल महिला को प्राथमिक उपचार के लिए जाखल के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। महिला के पैर और मुंह में गहरी चोट है। महिला कौन है अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका है। नांगल चौधरी के गांव ढाणी मामराज के शहीद पवन के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाया गया। शहीद पवन तेलंगाना में CRPF में तैनात थे, जो ड्यूटी के दौरान करंट लगने से शहीद हो गए। शहीद की अंतिम यात्रा में विधायक अभय सिंह यादव समेत पूरा गांव शामिल हुआ और नम आंखों से शहीद को पंचतत्व में विलीन किया गया। शहीद के पार्थिव शरीर को उनके घर पर छोड़ने आए CRPF के इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पवन ने CRPF में रहते हुए 13 साल 10 महीने और 19 दिन देश की सेवा की है। पूरा देश और डिपार्टमेंट उनके इस कार्य को याद रखेगा। अपने उम्दा अभिनय से फिल्मों और टीवी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता अनुपम श्याम ओझा का निधन हो गया। उन्हें 1 हफ्ते पहले गंभीर हालत में लाइफलाइन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 63 साल के अनुपम श्याम लंबे समय से किडनी से जुड़ी समस्याओं से ग्रसित थे, लेकिन देर रात मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उनका निधन हो गया। अनुपम श्याम आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। उनके परिवार वालों ने टीवी और बॉलीवुड समेत फैंस से मदद की अपील भी की थी, जिसके बाद कई सेलेब्स ने उनकी मदद भी की। बता दें कि टीवी शो प्रतिज्ञा में ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाकर वो घर घर में पहचाने जाने लगे थे। गोहाना सोनीपत रोड पर बनी मार्केट में एक किराने की दुकान में हुई चोरी के मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में दुकान के मालिक के बयान पर अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया था और जांच के बाद खुलासा हुआ था कि दुकान पर काम करने वाले 2 नौकरों ने मिलकर हजारों की चोरी की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दोनों युवक एक ही गांव के रहने वाले हैं और जल्द अमीर बनने की चाहत में इस घटना को अंजाम दिया था।
सिरसा के सी ब्लॉक में पता पूछने के बहाने मोटरसाइकिल सवार 2 युवक महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। वारदात के बाद महिला ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाश महिला की पकड़ में नहीं आए। महिला ने लूट की वारदात की जानकारी पुलिस को दी है। उधर मामले में मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त के लिए पास में लगे सीसीटीवी खंगालने और उसी आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।